जरूरत नहीं, वो तो एक छोटा चैप्टर है। ट्रांसफर प्राइसिंग वो तो एक पेज का चैप्टर है, उसका है भी नहीं क्वेश्चन। ना व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, पहले यही समझना क्योंकि सब एग्जाम में आता ही है, 5 से 10 मार्क का मिनिमम समझना। ना प्रैक्टिकली दिस चैप्टर वाज ओनली प्योरली इंटरनेशनल टैक्सेशन। दो कंट्रीज के बीच में एक ही पर्सन ट्रांजैक्शन कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ एक इंडिया और एक अदर्स। टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग बोला जाता था, लेकिन क्लियर कट अवॉइडेंस होता था। बोलने के लिए क्या था, मैं टैक्स प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन इट वाज क्लियर अवॉइडेंस। तो प्रैक्टिकली उन लोग को क्या लगा कि अवॉइडेंस रोकना ज़रूरी है, और अवॉइडेंस रोकने के लिए ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले अवॉइडेंस होता कैसे था, पहले वो देखते कि व्हाट वाज द एग्जैक्टली वे ऑफ डूइंग ट्रांसफर प्राइसिंग। सपोज हम लोग काम करते हैं इंडिया में, और सपोज मेरा दोस्त है या मेरा भाई है जिसका बिजनेस है दुबई में। सपोज मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 10 करोड़, या एक करोड़ यूनिट है, और एक पीस बनाने का कॉस्ट कितना है, 10 रुपया। मतलब टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 10 करोड़ यूनिट्स का। समझे, एक मार्कर है, बनाने का कॉस्ट कितना है, 10 रुपया। ऐसे 1 करोड़ मैंने मार्कर बनाई, टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 10 करोड़। और ये सेम प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दुबई में है समझो 100 करोड़ रुपया, बराबर है। मतलब मैं इंडिया में बनाता हूँ और दुबई में बेचना है, तो मैंने क्या किया, इससे भेजा किधर, दुबई में, एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 100 करोड़, राइट। दुबई में उसने कितने में बेचा, मेरे दोस्त ने, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, क्योंकि उसने 100 करोड़ में लिया, और सेलिंग प्राइस 100 करोड़, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 0। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, भेजा कितने में, तो मेरा सेलिंग प्राइस 100 करोड़, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना, 90 करोड़। अगर यहाँ का टैक्स रेट 30% सोचता हूँ, तो टैक्स रेट कितना आएगा, टैक्सेशन 27 करोड़ रुपया मेरा टैक्स आएगा, राइट। अगर मैं 30% टैक्स सोचता हूँ तो, जबकि यहाँ का मैं टैक्स सोचूंगा तो कितना आएगा, 0। मतलब मैंने 100 करोड़ की चीज़ कितने में बेची, सॉरी 10 करोड़ की चीज़ कितने बेची, 100 करोड़ में, तो ओवरऑल फायदा कितना हुआ, 90 करोड़। कितना टैक्स भर दिया, 27 करोड़ ओवरऑल। ये दोनों मेरा ही है, समझ, खाली बोलने के लिए इंडिया दुबई, इंडिया भी मेरा है और दुबई भी मेरा है। खाली मैंने दुबई में समझो मेरे दोस्त को बिठा के रखा है, मेरे भाई को बिठा के रखा है, मैं बोलूँगा ये ले तू गुड्स रख और तू बेचता है। मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस 100 है, वो वहाँ 100 में बेचता है, लेकिन बाद में मेरे को स्ट्राइक हुआ, नहीं ऐसा नहीं करते। सेम स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, इंडिया कॉस्ट प्राइस 10 करोड़, सेम दुबई सेलिंग प्राइस 100 करोड़। यहाँ कितने में बनाता हूँ, 10 करोड़, वहाँ कितने बेचता हूँ, 100 करोड़। लेकिन मैंने सोचा एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस कर देते हैं 10 करोड़। मतलब मैं अपने दोस्त को कितने में दे रहा हूँ, अपने भाई को समझो कितने में बेच रहा हूँ, ले 10 का चीज 10 में लेकर जा, तो मेरा सेलिंग प्राइस, तो मेरा नेट प्रॉफिट 0, तो मेरा टैक्स 0। उसका कॉस्ट प्राइस 10 करोड़, उसका नेट प्रॉफिट 90 करोड़, तो उसका टैक्स, क्यों, दुबई में टैक्स नहीं है, समझो टैक्स हेवन। तो ओवरऑल मेरा टैक्स कितना हो गया, 0। तो व्हाट इज बेटर, तो सब लोग वही करेंगे, तो यहाँ कोई टैक्स भरेगा ही नहीं। बरोबर किया या गलत किया, तो क्या होना चाहिए, तो कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे,
तो कहाँ रोकना जरूरी है मालूम है? दिस प्राइस को रोकना जरूरी है। यहां वो लोग टारगेट करेंगे, आप समझे? मेन इज टारगेटिंग दिस प्राइस। ये प्राइस क्या होना चाहिए? क्या ये 10 करोड़ लिखा वो सही है? नहीं, बाकी कुछ कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन ये तो कंट्रोलेबल है ना। तो ये जो प्राइस है जो इंडिया टू दुबई जा रहा है, ये प्राइस आपने 10 क्यों रखा? चलो मेरे को 10 करोड़ में था, मैंने 10 करोड़ में दे दिया, वो गलत है। यहां आपको एक प्राइस फिक्स करना होगा, समझा? और वो प्राइस को बोला जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग। समझ में आया? ये एक टाइप का चीटिंग था जो पहले हो रहा था। दूसरा क्या चीटिंग था? सपोज मैं इंडिया में हूं, मुझे गुड्स भेजना है, सपोज अजम्पशन पर सपोज मैं इंडिया में हूं और मुझे गुड्स भेजना है समझो यूएसए। मेरे लिए कॉस्ट है 100 करोड़ और मेरा यहाँ से ट्रांसफर प्राइस है 130 करोड़। मतलब मुझे बेचना है, मैं बेच सकता हूँ 100, मेरा दोस्त है उधर, या दोस्त नहीं सॉरी बिजनेस पार्टी, कितने बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है? 30 करोड़। और 30 करोड़ पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा सपोज। तो मैंने सोचा ऐसे मैं 30 करोड़ पर टैक्स नहीं भरूंगा, तो क्या करूं? तो मैंने है ना एक बिजनेस डाल दिया मॉरिशियस में। मैंने खुद ने एक बिजनेस डाल दिया मॉरिशियस में, जो मेरे रिलेटिव ही चला रहे। 100 करोड़ का चीज है ना, मैंने उसको दे दिया 102 करोड़ में, और उसको बोला तू दे दे यूएसए में 130 करोड़ में। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हो गया और मॉरिशियस का वापस 30 करोड़ का ही फायदा हुआ। मुझे कितने पे टैक्स आएगा और मॉरिशियस को? लेकिन मॉरिशियस टैक्स F1 कंट्री है, तो वहाँ टैक्स 0 हो जाएगा, तो मैं 2 करोड़ का टैक्स लेकर बच जाऊंगा। मतलब जानबूझकर ऐसी कंट्री में एक सेटअप करना जहाँ टैक्स है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट नहीं भेजूंगा, मैं वो कंट्री में भेज दूंगा और वहाँ से बिल उड़ा के उधर लेकर जाऊँ, तो ये कॉमन चीटिंग हो जाएगा वापस। तो ये सब चीटिंग को रोकना ज़रूरी है, समझा? हर एक चीज़ में उल्टा भी हो सकता है। आज फॉर एग्जाम्पल सपोज चाइना से मैं गुड्स ले रहा हूं इंडिया में। चाइना का कॉस्टिंग है, सॉरी चाइना मुझे दे रहा है 500 करोड़ में, और मैं यहां सेल ऑफ कर रहा हूं 600 करोड़ में। तो लॉजिकल क्या होगा? 100 करोड़ पर टैक्स आएगा, बराबर ना? उससे अच्छा अगर समझो चाइना में टैक्स कम होता, तो समझो चाइना का टैक्स रेट 5% ही है, 1% ही है, तो मैं क्या करता? नहीं, तो मैं चाइना में एक दुकान डाल देता मेरे भाई को नाम पर, मेरे फादर के नाम पर, मेरे मदर के नाम पर। उसको बोलता तू इससे खरीद ले 500 करोड़ में, मेरे को मत बेच, तू खरीद ले 500 करोड़ में। खरीद लिया और तू मेरे को दे 590 करोड़ में। नहीं समझा? ये कौन है? मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। ये कौन है? चाइनीज पार्टी है। मैं 500 करोड़ का ले रहा था, 600 में बेच रहा था, 100 करोड़ पर टैक्स आ रहा था। मैंने उसको बोला तू खरीद ले 500 करोड़ में, मेरे को तो 500 में मिला, तू मेरे को दे दे 590 करोड़ में। तो 90 करोड़ इसने कमाए, मेरा अपना ही पैसा है ना वो। और उधर टैक्स समझो कम है, तो उधर भर देगा जो नॉमिनल टैक्स 1%। मेरे को कितने में आया? 590। तो मुझे टैक्स कितने बार आएगा? मेरे को फायदा हो गया ना। मेरा 100 करोड़ पर टैक्स आ रहा था, 10 करोड़ पर टैक्स आया, और 90 करोड़ से यहाँ प्रॉफिट हो गया, और वो तो टैक्स 7 कंट्री समझो है या कम है, तो इनडायरेक्टली मैंने टैक्स बचाया। ऐसे अलग अलग तरीके से मैं टैक्स चोरी करता हूँ। तो क्या ये सब अलाउड है या नहीं, वो क्वेश्चन है। और कहाँ कहाँ कैसे अटके जाए, रोकना जर, वो सब ये चैप्टर में। सब अलग अलग तरीके से चीटिंग है। मतलब ये इंपोर्ट में चीटिंग किया,
ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट में चीटिंग किया, ये वाया वाया एक्सपोर्ट में चीटिंग किया, समझा? सब में मैंने टैक्स बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया। अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, मैं अपने ही कोई दोस्त को, कोई भाई को उधर बिठा दूंगा। बड़े बड़े लोगों को क्या फर्क पड़ता है? जो लोग करोड़ों का डील करता है उसको तो क्या है, एक अपना यहाँ बिजनेस डालेगा अपने नाम पर, वहाँ अपने फादर के नाम पर, ब्रदर के नाम पर बिजनेस डाल देंगे। और यहाँ से डायरेक्ट मैं बेचूंगा ही क्यों? वाई शुड आई सेल डायरेक्टली? आप समझे? मैं क्यों डायरेक्ट बेचूं? आज समझो, अगर एक कॉमन पॉइंट है, आज मैं इधर हूँ, समझो ये मेरा रिलेटिव है, वो यूएस में बैठा है। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं 100 करोड़ का चीज़, समझो अभी समझो ये भी यूएस में बैठा है और ये भी यूएस में बैठी है जो मेरे से गुड्स मंगवाती है। मतलब 100 करोड़ का गुड्स इसने मेरे से मंगवाया 140 करोड़ में, मेरे को दिख रहा है 40 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो मैं क्यों बेवकूफ़ बनूँ? 40 करोड़ पर क्यों टैक्स भरूँ? मैं ये गुड्स है ना 100 करोड़ का 102 करोड़ में इसको बेच दूंगा। हाँ, मैं तो ऐसा बोलूँगा, हाँ मैंने बेच दिया 102 करोड़ में, राइट? तो इंग्लैंड का मेरे को कुछ नहीं पूछा था, आपने क्यों 102 करोड़ में बेचा? मैंने बेचा 102 करोड़ में, और इसने उसको 140 में बेचा और उसने 38 करोड़ कमा लिया, अपना ही प्रॉफिट है। तो गवर्नमेंट को कितना डिफिकल्ट होगा वो पकड़ने में कि मैंने जो बेचा है क्या वही जेन्युइन है। और सेम उल्टा भी करूंगा, समझो मैं इससे खरीदने वाला था 100 करोड़ में और यहां बेचने वाला था 150 करोड़ में, तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर, तू उससे खरीद ले, हाँ तू 100 में खरीद ले और तू मेरे को 145 में दे, हाँ, ताकि मैं तो इधर 150, मेरे को खाली 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। पॉसिबल तो दोनों है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कहाँ बीच में आना होगा? मैंने ये ट्रांजैक्शन और वो ट्रांजैक्शन में नहीं, ये ट्रांजैक्शन के बीच में, बिटवीन टू एसोसिएट्स, बिटवीन टू रिलेटिव पार्टीज, वहाँ बीच में आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग। एक्सटर्नल नहीं, विद इन। और वो एसोसिएट्स ही होगा। हाँ, प्रॉब्लम वही है, चीटिंग होता है, लेकिन बहुत जन आजकल जो चीटिंग करते हैं ना उसमें फ्रेंड्स होते हैं, और फ्रेंड्स को टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन यहाँ वो लोग क्या करेंगे, रिलेटिव्स से ज़्यादा बहुत जन बाहर वाले, जिसमें एसोसिएट्स बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। 13 टाइप के पॉइंट्स है एसोसिएट्स के, जिसमें 8 एक पॉइंट जनरली कॉमन है एग्जाम ओरिएंटेड। समझे? ये अलग अलग तरीके से, मैंने क्या बोला, चीटिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब टैक्स से बचना है, बस टैक्स से बचने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। बड़ी कंपनी तो इससे भी आगे करती है, इससे भी आगे। हाउ विल यू आइडेंटिफाई? समझो तू शेयर होल्डर है, राइट? समझो 1 2 3 4 हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स लाखों है। मैंने फॉरेन से मशीन मंगवाया 10 करोड़ का, तेरे को क्या शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। तो समझा, 10 करोड़ का मशीन इधर मंगवा लिया और 10 करोड़ पर एक्सपेंस क्लेम किया, ये क्लेम किया, सब क्लेम किया, डेप्रिसिएशन सब क्लेम किया, तो देखो पता वो 10 करोड़ का एसेट होगा या नहीं होगा? कैसे पता चलेगा 10 करोड़ का है? नहीं पता चलेगा। बिल 10 करोड़ का एसेट है तो 10 करोड़ मानेगा, रील में 10 करोड़ का होगा ही नहीं। रील में क्या होगा? मैंने समझो मुझे इजराइल से कोई मशीन 10 करोड़ का, लेकिन मिलता था 7 करोड़ में, कोई भी जगह पे। हाँ, 7 करोड़ में मुझे चाहिए, तो क्या करूँ? मिलता है 7 करोड़ में, तो क्या करूँ? कौन 10 करोड़? ऐसे मैं 3 करोड़ ज़्यादा दूंगा? उतना तो पागल नहीं होना। मैं क्या करूँगा? समझो हम लोग डायरेक्टर्स है, मैं मेरे कोई चाचा का लड़का समझो उधर है, मैं उसको बोलूँगा तू 7 करोड़ में ले ले और तू मेरे को 10 करोड़ में बेच। हाँ, मतलब मेरा चाचा का लड़का मुझे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 3 करोड़ है वो 75 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे फायदा, जो 50 लाख फायदा जो है अपने आप कर लेंगे। कंपनी को कहाँ ऐसे तो डायरेक्टर्स नोट बनाएंगे ना, डायरेक्टर्स कैसे नोट बनाएंगे? क्योंकि शेयरहोल्डर्स को थोड़ी पता चलने वाला मशीन कितने का है। किसको पता चला मशीन कितने का है? बीओडी ने बोला इतना का है तो है, और यही तो होता है। 7 5 10 10 करोड़ के मशीन यहाँ आ जाते हैं 15 20 करोड़ में। फिर कंपनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन भी क्लेम करती है, कंपनी का 3 करोड़ ज़्यादा भी जाता है, और फायदा किसको होता है? डायरेक्टर्स को। क्योंकि थोड़ी प्रूफ होने बैठता है कि वो मशीन किसने खरीदा। मशीन तो किसने खरीदा किसी को पता भी नहीं होता किसने खरीदा, ये किसका था। ये सब लोग क्या करते हैं, वहाँ एक डमी पर्सन को क्रिएट करते हैं, डमी आइडेंटिटी रखते हैं, किसी ना किसी को अपॉइंट करता है, जो भी समझो, और इस तरह से एसेट का ट्रांसफर होता है।
क्लियर हुआ? दैट्स रूल। ये चैप्टर में वही अलग अलग करी से पब्लिक कैसे चीटिंग करता है। देखिए उसका कोई मतलब चैप्टर बनाना पड़ता है रोकने के लिए चीटिंग को। मतलब जो है अभी रोकने के लिए, मतलब ये प्राइस को रोको, ये प्राइस पर नज़र रखो कि ऐसा क्यों किया, वो सब चैप्टर के अंदर सीखना है। ये अलग अलग तरीके से कुछ भी करके ट्रांसफर प्राइसिंग में सामने वाले को टैक्स वसूल करने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट देखो चैप्टर 7 पेज नंबर 45 46, पहले यहां तक आज समझना होगा। 45 46 द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप। एक एक वर्ड समझना, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका 2 कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल विद इन इंडिया होगा तो कुछ नहीं। In economic activities in a country has given rise to a new and complex issues emerging from transactions entered into between 2 or more enterprises belonging to the same multinational group. The profits derived by such enterprises carrying on business in India can be controlled by multinational group by manipulating the prices charged and paid in such intra-group transaction, thereby leading to erosion of tax revenues. सब वर्ड्स का मतलब समझ में आया या नहीं समझा? बोलो। मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस, टैक्स इरोजन, राइट, इंट्रा ग्रुप, विद इन द ग्रुप, with a view to provide a detailed statutory framework which can lead to computation of reasonable, fair and equitable profits and tax in India. In the case of such multinational enterprises, chapter of transfer pricing consisting of section 92 to 92 has been introduced. Got it? समझा? ये चैप्टर भले आराम से जाओ, लेकिन ध्यान देना ये आता है 100%। लिख पाने चाहिए आप लोग। In the present age of globalization, diversification and expansion, most of the companies are working under an umbrella of group engaged in diversified field sectors, leading to large number of transactions between related parties. और बहुत जन काम करते हैं, मतलब विद इन अम्ब्रेला, ये उसका सब्सिडरी है, इसका होल्डिंग है, इसका ऐसा बहुत कुछ अंदर अंदर होगा, तो ये इसको बेचेगा, ये इसको बेचेगा, ऐसा सब चलता रहता है। सब रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन अंदर अंदर कर लेते हैं, और जो टैक्स बचाने के लिए सब जो भी करते हो। Related party transaction means a transaction between or among the parties which are associated by the reason of मतलब common control, common ownership and common interest. बरोबर है? They are known as related parties. The mechanism for accounting the pricing of these related transaction is called as transfer pricing. समझ में आया? The mechanism to price, मतलब price fixation. जैसे अब ये एग्जाम्पल, ये 2 के बीच का जो ये प्राइस है ना, उसको फिक्स करना, दैट्स ट्रांसफर प्राइसिंग। जैसे वो ट्रांजैक्शन था कि इंडिया ने मॉरिशस को कितने में दिया, दैट ट्रांसफर प्राइसिंग। द प्राइस विच इज फिक्स्ड between related parties is transfer pricing. Transfer price refers to the price of goods and services which is used in common accounting for transfer of goods or service from one responsibility center to another or from one company to another associated company. Transfer price affect the revenue of transferring division and the cost of receiving division. As a result, the profitability, return on investment and managerial performance evaluation of both divisions are also affected. ये समझा? How it is affected? ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे अफेक्ट करेगा? मैनेजरियल परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट करेगा? प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अफेक्ट करेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे अफेक्ट करेगा? एक रूल समझना, ये ट्रांजैक्शन देखकर अगर सपोज एक एग्जांपल सोचो, तो इंडिया में मैनेजर है, मेरी कंपनी का इंडिया का मैनेजर तू है और ये दुबई की मैनेजर। ये ट्रांजैक्शन देखकर क्या लगता है? ये तो कमा ही नहीं रही, ये मैनेजर होकर क्या कुछ नहीं कमा रहे हो, आप कितना कमा रहे हो? और ये ट्रांजैक्शन देखकर
मतलब तू नहीं कमा रहा, ये बहुत कमा रहे, बरोबर है। फायदा किसका हो रहा है? कंपनी का। लेकिन परफॉर्मेंस किसका जज हो रहा है? समझा? तो इफेक्ट हुआ। रॉन्ग ट्रांसफर प्राइसिंग के कारण क्या हुआ? आप लोग का जजमेंट रॉन्ग हुआ। हाँ, मतलब ऐसा तो ही कहा ये अच्छा है, ये बुरा। गलत तो मैं रहा हूं, ऑन पेपर तुम लोग का रिव्यू खराब हो रहा है। समझ में आ? मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरा तो टैक्स बच ही रहा है एज ए होल कंपनी। लेकिन परफॉर्मेंस, अगर सपोज मैं एग्जांपल, मेरे एम्प्लॉइज को मैं अगर मैं बोनस देने वाला होता तो मैं क्या बोलता इसमें? दुबई में कुछ नहीं कमाया साल में, नो बोनस। और इसमें ऐसा होता है इंडिया में कर मैं रहा हूँ, लेकिन बोल किसको रहा हूँ? कंपनीज को। समझे? अभी ये सिचुएशन है, इंडिया वाला अगर मॉरिशस में दे देगा, क्या बोलूंगा? पूरे साल में हम लोग ने 2 करोड़ कमाया, इस साल बोनस नहीं मिलेगा। जबकि लॉजिकली उसने 30 करोड़ कमाया। देखिए, ये इंडियन ब्रांच ने 2 करोड़ कमाया, 28 करोड़ तो मॉरिशस ब्रांच ने कमाया। आप समझे? तो किस पर आ गया? मैनेजरियल परफॉर्मेंस पर आ गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ के शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा? 2 ही करोड़ कमाया, 100 करोड़ में 2 करोड़, 2% रिटर्न। मतलब कंपनी एज ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफेक्ट आ, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग प्राइसिंग किया तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्ट इफेक्ट आएगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट आएगा, आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट आएगा, सब आएगा। समझ में आ रहा है? टैक्स बचाने के लिए आप कर रहे हो। समझ में आया? आज समझो कि ये दोनों चलो सिस्टर है अजम्पशन पर, और ये इधर इंडिया में और ये दुबई में, तो ऐसे फादर अगर होगा, उसके फादर को क्या लगेगा? ये क्या है, इंडिया कुछ नहीं कमा रही और ये इतना कमा रही है, आप क्या कर रहे हो? ये क्या बोलेगी? क्या ये तो मैं बना के दे रही हूँ इसलिए वो कमा रही है। समझा? ये तो मैं तो अभी ये मैं 100 में दूंगी बस, अभी ये बोलेगी, तो ये बोलेगी तू क्या बना रही, मैं बेच रही हूँ इसलिए तू कमा रही। राइट? अल्टीमेटली तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। द राइट प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, to take a decision regarding return on investment, to take a decision regarding managerial performance। याद रहेगा इतने वर्ड्स ट्रांसफर प्राइसिंग पर लिखना। बोलो शॉर्ट नोट लिखना है आप लोगों को। मतलब पहले पेज में ही। दिस में बी अंडरस्टूड वेल by the following example. ATN companies is a group of companies engaged in diversified business. One of its units, Unit X, is engaged in manufacturing automotive batteries. Another Y is engaged in manufacturing of industrial trucks. Unit X is supplying automotive batteries to Y. In such case, transfer price mechanism is used to account for the transfer of automotive batteries. समझ में आया? हुआ स्टार्ट? हाँ, समझ में आया? Second, AT company is expert in providing technical and electronic service. It is engaged in providing support to its associated company as well as its engaged in outsourcing contract. AT provides some service to its associate company. The transaction should be accounted at price calculated on the basis of transfer pricing mechanism. ये mechanism कैसे वो बाद में यूज होगा, सब मेथड्स अलग अलग हो गए, बहुत सारे सम्स इसमें, कम से कम 10 सम से ज़्यादा ही होगी, बड़े बड़े सम, इसमें छोटे सम नहीं है, मतलब पेपर में भी बड़े सम है, ये चैप्टर में है। राइट? तो क्या इफेक्ट होता है उसके लिए ना उन्होंने नेक्स्ट पेज पर एक टेबल दिया है, खाली देखो नेक्स्ट पेज पर एक टेबल, ये ए और टी का, ये तो कुछ कॉपी नहीं करना है ना, ये करना है। नहीं, वो वाला कॉपी करना बाद में, ये वाला हटेगा, वो वाला कॉपी करना बाद में। चलो अभी ये पढ़ो, क्राइटेरिया दिख रहा है, देखो केस 1 में क्या लिखा है, व्हाट इज केस 1, क्या लिखा है? A charges
मोर देन ALP, बराबर। मतलब क्या, समझो मैं अपनी ही कंपनी को दूसरी कंपनी को गुड्स बेच रहा हूं, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है वो विद इन, मैंने अपनी कंपनी को कितने में गुड्स दिया, मोर देन आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, उससे ज्यादा में दिया, तो क्या होगा, ए का क्या होगा और टी का क्या होगा। तो आंसर पर इफेक्ट ऑन ए क्या होगा, हाँ मतलब ए का रेवेन्यू ज्यादा दिखेगा, जितना है नहीं उससे ज्यादा दिखेगा, और बाजू में देखो, the total cost of company T will increase. This will result into wrong pricing of the product, which may further lead to non-competitive in product. मतलब देखो, मेरा T कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा रॉन्ग प्राइसिंग होगा, और रॉन्ग प्राइसिंग होगा ना उन लोग के हिसाब से, तो मैं कंपटीशन में फेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कंपटीशन में पीछे हो जाऊंगा। कैसे, देखो समझो, ध्रुव, सपोज ध्रुव और सपोज समझो ये रिलेटेड पार्टीज, ये रिलेटेड पार्टीज, बरोबर है, सुनना बरोबर, सॉरी ये रिलेटेड पार्टीज और ये नॉन रिलेटेड पार्टीज। अभी ये सोचो नाउ, जानबूझकर सपोज इसकी कॉस्टिंग है 1000, इसने इससे दिया 1100 में, राइट। जानबूझकर यहां कॉस्टिंग ज्यादा गया, जबकि आर्म्स लेंथ प्राइस इसका भी कॉस्ट 1000 था, लेकिन ये तो 1020 में दे रही थी, मतलब मार्केट में सामने वाला से 20 रुपया कमा रहा है, इसने जानबूझकर कितना कमाया, ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सपोज बाकी सब कॉस्ट के बाद ये इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट 1100 हुआ इधर से, और इसने इसको भी कुछ कमाना था तो उसने मार्केट प्राइस रखा 1150, कितना रुपया कमाता है इसको, उसने 1150 रखा, धरा को भी 50 रुपीज कमाना था तो उसने मार्केट रखा 070, तो मार्केट में इसका प्रोडक्ट खरीदने कोई नहीं आया, इसका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना है, रीजन दिस प्राइस वॉज ओवर प्राइसिंग, इसने अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए इसका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, दिस वॉज रॉन्ग प्राइसिंग, और रॉन्ग प्राइसिंग के कारण क्या हुआ, मार्केट में आप कंपटीशन में पीछे पड़ गए। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन क्या, देखो सेकेंड पॉइंट, इफ ए चार्जेस लेस देन आर्म्स लेंथ प्राइस, इफ ए चार्जेस लेस देन आर्म्स लेंथ प्राइस, तो उन लोग के हिसाब से ए का रेवेन्यू गिरेगा, टी का कॉस्ट कम होगा, तो भी उसका रॉन्ग प्राइसिंग होगा और प्रॉफिट कम दिखेगा ओवरऑल। अभी कैसे, अभी ये सेम स्टोरी में भाविका ने कितना रुपया कमाया, टोटल कितना कमाया 70। सपोज सेम स्टोरी में अगर ध्रुव ने कॉस्ट प्राइस 1000 था, उसने क्या किया, उन्हें 1000 का 1000 में ही दे दिया, अज्यूम करता हूं चार्जेस लेस देन द आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ कितना है 1020, ले 1000 के 1000 में लेकर जा, तो श्रुति को क्या लगा, मेरे को तो 50 रुपया कमाना है, तो उसने मार्केट में कितने बेचना चालू कर दिया, मतलब ओवरऑल एज एन बिजनेस, अगर ये दोनों बिजनेस होते तो कितना कमा रहे थे, और इसमें कितना कमाया 50।
ये हाँ, उन लोग का ये पॉइंट में क्या लिखा है उन लोग ने कि ओवरऑल प्रॉफिट है ना वो कम हो जाता, क्योंकि इसने कमाया नहीं और इसने सिर्फ 50 कमाया। हाँ, चाहते तो ये 1070 रख सकते थे मार्केट में रहने के लिए, तो ज़्यादा कमाते, लेकिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट ऐसा किया है कि ओवरऑल प्राइस इसको 50 रुपये ही कमाना है। तो कहने का मतलब सीरियस एकदम सिंपल एग्जांपल दो, सिंपल एग्जांपल, उन लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग राइट प्रूव करना है, तुम्हें को दोनों में नेगेटिव ही बोलना पड़ेगा। तो तीसरा कौन सा आएगा? हाँ, तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, समझा? अभी मैं दो देख, कम बोलना वो भी अच्छा नहीं बोल सकता हूँ और ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं बोल सकता, तो मेरे को कंपलसरी क्या करना होगा? दोनों खराब ही है और अच्छा क्या है? तो आंसर देख लो एक बार। Company charges price more than arm's length price. The revenue of A will be increased. The total cost of T will increase. This will result in wrong pricing of the product, which may further lead to non-competitive of the product. Second, company A charges less than the arm's length price. The revenue of company A will decrease. The parent company may close the company A, treating it as a loss. अभी समझो ऐसे, अभी 1000 का 1000 में देगा तो लॉन्ग टर्म में मेरे को क्या लगेगा? तू कुछ नहीं कमा रहा है, बंद कर। समझा? The total cost of company T will decrease. Therefore, the company T may charge a lower price, which may lead to loss in the group level. मतलब देखो ऐसा कि श्रुति को क्या लगा, चल 1000 में आ गया ना, तो अभी काम कर 50 ही कमाना है, 1050 में दे दिया, मतलब ओवरऑल जो 70 कमाने का मौका था वो 50 में ही हो गया। थर्ड, कंपनी ए चार्जेस आर्म्स लेंथ प्राइस एग्जैक्ट। द रेवेन्यू ऑफ ए विल बी रिप्रेजेंटिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेशन, मतलब सब अच्छा। कंपनी टी विल बी पेइंग प्राइस as equivalent to the market of company product A, its cost will be correct on the basis of the cost arrived after considering arm's length price of the product A. T will be able to take correct pricing decision. मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि आर्म्स लेंथ प्राइस पर डील करना चाहिए। कंक्लूजन वो है, मतलब ज़्यादा होगा तो भी अच्छा नहीं है और खराब, अरे कम होगा तो भी अच्छा नहीं है। समझ में आया? तो वापस आ जाओ पहले पेज पर, पेज 45 पर। तो जो एटीएन कंपनी का एग्जांपल समझा, जो नीचे वो कंटिन्यू था। अभी ध्यान दो, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। पहला क्या है? हेल्पफुल इन करेक्ट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस परफेक्ट होगा ट्रांसफर प्राइसिंग में, तो आपका कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट परफेक्ट है। An effective transfer pricing mechanism helps an organization in correctly pricing its product and services. Since in an organization transaction between associate parties occurs frequently, it is necessary to value all transactions correctly so that the final product may price correctly. Second, helps in performance evaluation, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। अगर मुझे मैनेजर या कोई भी वो ब्रांच का मुझे प्रॉफिट आइडेंटिफाई करा, समझो ये ब्रांच, अगर ये ध्रुव एक ब्रांच चलाता है, श्रुति एक ब्रांच चलाती है, तो मैं कोई ऐसा लगेगा कि ये ब्रांच काम बराबर नहीं कर रहा, जो गलत है, और समझो वो 1070 बेच के 70 रुपीज कमाती, तो गलत है, राइट? मतलब अजम्पशन मेरा परफॉर्मेंस यहाँ इवेल्युएशन परफेक्ट नहीं हुआ, मतलब श्रुति ज्यादा कमा रही नहीं बोल सकता, उसके पेरेंट कंपनी उसको सस्ते में दे रही प्रोडक्ट। समझ में आया? मतलब उसका एफर्ट से वो 70 नहीं कमा रही, एफर्ट्स इसका है 50 रुपीज का, तो इसका एफर्ट्स था, समझो उसका एफर्ट्स तो 20 था, लेकिन विजिबिलिटी क्या हो रहा है पूरा। जैसे ऊपर का एग्जांपल में एफर्ट्स दोनों का होना चाहिए। अगर मैं 90 करोड़ कमा रहा हूं तो इधर भी ऐसा आना चाहिए, इधर 40 करोड़ कमा रहा है, उधर भी 50 करोड़ कमा, ऐसा आना चाहिए। अगर ऐसा ही दिख रहा है इधर कुछ नहीं कमा रहा है उधर पूरा कमा रहा है, तो कहां परफॉर्मेंस परफेक्ट आया? कुछ भी हो गया, वन साइड परफॉर्मेंस हो गया। आप समझे? क्योंकि एक जन बना रहा है और एक जन बेच रहा है, तो दोनों को क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं एक ही जन को क्रेडिट दे दूं पूरा कि बनाने वाले को, तो भी गलत है, और बेचने वाले को दे दूं तो भी गलत है। समझ में आया? If for the performance evaluation of any entity, it is necessary that all economic transactions are accounted. Calculation of correct transfer price is necessary for accounting of interrelated transaction between two associates. Helpful in complying statutory legislation. Since related parties transaction have directly bearing on the profitability or cost of the company, the effective transfer pricing mechanism is very necessary. देखो बोलने के लिए सब बराबर है, अगर इतना सब ट्रांसफर प्राइसिंग से होता ना तो आईटीओ बीच में आता ही नहीं। ये सब बाद में आईटीओ बीच में आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बीच में आएंगे। समझा? खाली बोलने के लिए। आज एग्जांपल, तू क्या 2 में से क्या करता? सीरियसली बोल, बरोबर ना?
मैं बोलूँगा दे ऐसा मत करो, इसमें तेरा इसका परफॉर्मेंस, तू क्या सोचेगा? सोचो मैं आगे आपको बोलूँ, इसमें देखिए इधर 0 दिख रहा है, इधर 90 दिख रहा है, इंडिया का खराब दिख रहा है, दुबई का अच्छा दिख रहा है, बराबर नहीं है, करना चेंज करेगा। क्यों? आप क्या सोचोगे? टैक्स बच रहा है ना, ये सोचने बैठोगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रॉन्ग प्राइसिंग, भाड़ में है, टैक्स बच रहा है ना। मतलब समझाने के लिए सब कुछ ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब में कौन बीच में आएगा? आईटीओ। आईटीओ आके बोलेगा क्या है 10 का 10 में, कौन है पागल हो गया, 10 का 10 में ट्रांसफर कर रहे हो, कम से कम 40 रखो। आप समझे? बीच में कौन आएगा? इनकम टैक्स ऑफिसर्स, जो डिसाइड करने वाले आर्म्स लेंथ। अगर मेरे हाथ में चांस दे तो चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, मैं तो वही करूंगा जहां टैक्स बचता है। समझ में आया? मतलब अल्टीमेट इनकम टैक्स ऑफिसर्स ही बीच में आने वाले हैं, जो डिसाइड करने वाले हैं आर्म्स लेंथ कराए, वो डिसाइडर्स है इनकम टैक्स या जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स आएंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस इन इंडिया, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप, मेरे ख्याल से ऊपर का 3 लाइन रिपीटेड है आई थिंक। In India has given rise to a new and complex issue emerging from transaction between 2 or more enterprises belonging to the same group, है ना, ऊपर का ये ना। Hence there is a need to introduce a uniform internationally accepted mechanism of determining reasonable, fair and equitable profits and taxes in India according to Finance Act 2001। तो बहुत बार हम लोग को लगता है ना कि बहुत ना 20-20 साल 40-40 साल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बाद ये सब चैप्टर बनते हैं, उसके वजह से लोग बहुत चीटिंग करते थे। समझ में आया? तब तक तो किसी को सब लोग करते ही थे चीटिंग, बाद में तुमको पता था कि सब चीटिंग करते, तब जाके नया नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करते। इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंडिया through 92 to 92F of the income tax, which guides computation of transfer price and suggests detailed documentation procedure. Year 12 brought a big change in transfer pricing regulations in India, where government extended the applicability of transfer pricing regulation to specify domestic transactions which are enumerated under 92BA. पहले सिर्फ इंटरनेशनल पर ही था 2001 तक, 2012 से कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर है। This would help in curbing the practice of transferring profit from taxable domestic zone to tax-free domestic zone within the organization. Manipulation. मतलब रूल क्या है कि मैं SEZ से ट्रांसफर करूंगा तो समझो एक्सपोर्ट प्रॉफिट पर मेरे को माफ है, समझो बराबर। तो SEZ में बन रहा है 1000 रुपये में, राइट, और नॉन SEZ में भी बन रहा है 1000 रुपये में। ये 1000 का 5000 में बेचूं तो 0 टैक्स, और ये 1000 का 2000 में बेचूं तो 1000 पर टैक्स। तो बेस्ट ऑप्शन ये 1000 का ये इसको दे दो 1000 में, नॉन SEZ से पहले SEZ को दे दो और SEZ से बाहर दो। तो 1000 का 1000 में दिया, नॉन SEZ को से SEZ को कितना टैक्स? प्रॉफिट 0 टैक्स, और SEZ से बाहर बेचा तो 0। समझा? है इंडिया में ऐसे सब कुछ, क्या करेंगे? आपको लगता नहीं है कि ये सब जगह मैनिपुलेशन होता होगा? ये SEZ में सब क्या लगता है लीगली आता होगा कुछ? कितना बाहर से ट्रक वक का सब आते होंगे, कौन प्रूफ करता होगा कि सब उधर ही बनता होगा? सब लोग बाहर से ही बना के भी लाते होंगे, कौन चेक करेगा? रूल क्या होना चाहिए कि SEZ में जो बना है उसका आपको माफ है, लेकिन बहुत जन बाहर से ही बना नहीं आता होगा, कौन चेक करेगा? कोई नहीं। As stated earlier, the fundamental of transfer pricing provision is that transfer price should represent the arm's length price of goods transferred and service rendered from one unit to another. In general, arm's length price means fair price of goods transferred or service rendered. In other words, the transfer price should represent the price which could be charged from independent party in uncontrolled conditions. एक independent party मतलब transfer price वो होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब क्या? ऐसी पार्टी जो आपसे रिलेटेड नहीं है। और अनकंट्रोल सिचुएशन मतलब क्या? इन्फ्लुएंस नहीं है या ऐसा मार्केट सिचुएशन नहीं। देख, मार्केट सिचुएशन में अगर मैं करता हूं ना तो अलग बात है, वापस होना तो आर्म्स लेंथ नहीं आ सकता, पॉसिबल है। आज फॉर एग्जाम्पल समझो मैं 1 लाख के गुड्स सामने वाले को 1,10,000 में बेचता हूं, सब लोग 1,10,000 में बेचते हैं, लेकिन मार्केट ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा सिचुएशन आया जहां मुझे 1 लाख के गुड्स
समझो बहुत जन 2-2 लाख में भी खरीदे और 1 लाख के गुड्स 90,000 में मुझे बेचने पड़े, हो सकता है ऐसा? तो ये सब चैप्टर बीच में नहीं आएगा। अब समझे आज वॉर जैसा है, सामने वाले को बेचना भी पड़े। आप समझे? आज फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉपर्टी है, उन लोगों ने क्या बोला, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़, 1 करोड़ में बेचना चाहिए। ये बोलेगा नहीं है, ऐसा सिचुएशन है, मेरा प्रॉपर्टी को 80 लाख में भी नहीं ले रहा है, कुछ कोई ऐसा सिचुएशन है कोई नहीं ले रहा है, तो क्या करूं? तो बेच सकता हूं? तो बोला बिलीव करो, हम लोग क्या इनकम टैक्स में क्या पढ़ते थे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आप कम में नहीं बेच सकते हो, वो 10% का फ्लक्चुएशन, लेकिन क्या बेचना है तो जरूरी है तो बेच सकता हूँ। तो क्या मेरे को ज़्यादा पे टैक्स भरना होगा या कम पर? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रूफ करना होता। अच्छा एग्जाम्पल है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 90 लैक्स, आपने प्रॉपर्टी बेचा 60 लैक्स में, इनकम टैक्स क्या बोलेगा? क्यों बेचा? तो कितने पे टैक्स भरो? 90 लैक्स। और आप बोलोगे नहीं मुझे 60 पे भरना है, चलेगा? तो कभी चलेगा? क्या प्रूव करना होगा? कोई खरीद नहीं रहा है। आप समझे? ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ कोई खरीदता ही नहीं है और फिर आपको 20% डाउन में बेचना पड़ता है मार्केट से। मैंने ऐसा कुछ स्टोरी पढ़ा था, मतलब एग्जाम्पल अभी समझो कि तो सुशांत सिंह राजपूत सपोज, बराबर है, उसने क्या किया? सुसाइड किया। किसके फ्लैट में? रेंट पे था, उसके फ्लैट में। ऐसा समझो वो फ्लैट रेंट पर था, वो रेंट जो फ्लैट था समझो उसका वैल्यू 10 करोड़ था, बराबर। अभी वो पर्सन को फ्लैट बेचना भी हो ना, बिलीव करो कोई 9 करोड़ भी नहीं देगा, तो आजू बाजू में 10 करोड़ में जाके लेगा, उसका फ्लैट कोई 8 करोड़ भी नहीं देगा। क्यों? हाँ ऐसा होता है, बहुत जन नहीं खरीदते, बहुत जन नहीं खरीदते, नहीं खरीदेगा चलो अभी तो, और उसको मजबूरी में 8 करोड़ में बेचना पड़ा, तो क्या होगा? क्वेश्चन इज क्या इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा नहीं आपको बेचना, तो मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा आप बेच के दिखाओ। नहीं कोई खरीद रहा था 9 करोड़ में, इसलिए मेरे को बेचना पड़ा 8 करोड़ में। नहीं क्वेश्चन इज मुझे टैक्स कितने पर, मैं तो 8 करोड़ पर ही भरूंगा, एज पर द रूल्स 10 करोड़ पर भरना चाहिए, लेकिन मैं 8 पर भरूंगा क्योंकि मार्केट के हिसाब से वो है, मेरा प्रॉपर्टी को नहीं ले रहा था। सिचुएशंस, लेट्स कंट्रोल सिचुएशन। तो यहाँ ट्रांजेक्शन होना चाहिए अनकंट्रोल सिचुएशन में इंडिपेंडेंट पार्टी, दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइस नॉट आर्म्स लेंथ, इट मे हैव द फॉलोइंग, वही 3 पॉइंट। अगर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं होगा तो वापस वही 3 पॉइंट। कौन सा? जो हेल्पफुल था ना, जो इसके पहले के टर्म में था ना, जो एडवांटेज था ना उसके पहले के पेज पर, उसका उल्टा लिख देना। मतलब रॉन्ग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रॉन्ग प्राइसिंग एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड, समझ में आ? तो यहां तक एक बार पढ़ लो, कॉपी करना तो कॉपी कर लो, क्लियर हुआ? एक बार पढ़ लो 5 मिनट, चलो पूरा यहां तक पढ़ लो। और लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा है? द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। हाँ उसके लिए 2 सेक्शन है, 92A और 92B, वो बाद में करते हैं क्योंकि 92A मेरे ख्याल से 2 पेज का आंसर। हम लोग भी समझ होता ना तो अच्छी तरह समझा सकते। थियरी में क्या होता है कि समझा सकते लेकिन लिखना आप लोगों को, समझाने के बाद अभी ट्रांसफर प्राइसिंग बोलना कितना इजी का है, ये है वो सब इतना सब समझा सकते, लेकिन जब लिखने का आता ना, ठीक है। तो आज पेज नंबर कहाँ तक हुआ? 46 तक पढ़ लिया। एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है मेरे ख्याल से, हर पेपर में एसोसिएट को ज़्यादा फेवर किया है। 92A 92B कल, 92C तक कल हो जाना चाहिए। और फिर हाँ कल मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं, मॉड्यूल रखना है तो इधर रख दो।
इन लोग का मॉड्यूल इधर रख देता हूँ। पक्का? किधर रखे? उधर किधर? उसके ऊपर कोई भी रखना होता है। हाँ। नाम लिख के देना। हाँ, इधर रखने का प्रॉब्लम है। हाँ, नाम लिख के रखना बस खाली। ठीक है, चलो बाय। कल पढ़ के आना इतना।